हाय एवरीवन। जय सीताराम। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ डिसेबिलिटी से रिलेटेबल जो एक्ट्स हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी एक्ट की इनके अंतर्गत हैं जो कितनी डिसेबिलिटीज़ रहती है। आज की क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, हालांकि थोड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन लास्ट तक बने रहना। जो मैं कंटेंट लेके आई हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। यदि इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो ये है एनटीए की फुल फॉर्म, यानी एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। यदि हम इसके पूरे नाम की बात करें, पूरा नाम क्या है इसका, तो पूरा नाम ये नहीं है दोस्तों कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट की ये हो गया, बस पूरा नाम ये नहीं है। इसका पूरा नाम होता है द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, जो एनटीए है उसके अंतर्गत जो 4 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं वो शामिल है डिसेबिलिटीज़। जो 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्हीं के नाम है ये: ऑटिज्म, स्वलीनता, सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, मेंटल रिटार्डेशन जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है वर्तमान में आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुविकलांगता। इन हिंदी में यदि हम इसके नाम की बात करें तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एनटीए का जो फुल फॉर्म है उसकी ये होती है। चलिए नेक्स्ट, इस एक्ट के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों की यदि हम इस एक्ट के बात करें तो यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, जिसका आप लोग जो अपडेटेड नाम है वही याद रखना फिलहाल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में भी बता रखा है, यानी जिस व्यक्ति को एक से अधिक जो दिव्यांगता है वो देखने को मिले तो वो आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत। नेक्स्ट, स्थापना की यदि हम बात करें इस अधिनियम की तो यह अधिनियम है जो 1999, यह लागू हुआ था 2000 में, और इसके कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये आप लोग याद रखना। उसके बाद में यदि हम बात करें कि नेशनल ट्रस्ट क्या है, यह एक्ट के तहत बनी एक वैधानिक संस्था है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, पुनर्वास को बढ़ावा देती है। उनके अभिभावक गार्जियनशिप की व्यवस्था जो है ये करती है। तो आप लोगों को मैं जो नेशनल ट्रस्ट है एक्ट है और उसके अलावा जितने भी मैंने पिछली क्लासें ली आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे NIPVD, NIOH, NIVH जितनी भी संस्थाएं करवाई तो वो इसीलिए करवाई क्योंकि आप लोगों का जो बेसिक है वो मजबूत हो, ताकि मैं आप लोगों को आगे जो थ्योरी है और जो क्वेश्चन है वो अपर लेवल के आगे जाके करवा सकूं। लेकिन आप लोगों का यदि बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप लोगों के आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इनके जो बेसिक है वह आप लोगों को मैं क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए ये क्लासेस हैं। वैसे इनमें से क्वेश्चंस इनमें से भी आएंगे। आगे देखिए, गार्जियनशिप, अभिभावक की व्यवस्था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये दिव्यांग व्यक्ति जो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते उनके लिए लीगल गार्जियन नियुक्त किया जाता है। यह कार्य लोकल लेवल कम्यूट
यानी LLC जिसकी फुल फॉर्म है लोकल लेवल कम्यूट के माध्यम से किया जाता है। जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों ये बता रखी है कि ये जो है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये लीगल गार्जियनशिप की नियुक्ति करता है। लीगल गार्जियनशिप मतलब वो बच्चे यदि खुद कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो उनके डिसीजन ले सके। आगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट की जो प्रमुख योजनाएं हैं, यहाँ से दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये योजनाएं आप ध्यान से देख लेना, इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी, तो आप टेंशन नहीं लेना। लेकिन आप जो है साथ साथ देखना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को पता हो तो जो DSSP स्पेशल एजुकेशन की एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखना, उनमें एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद करना। देखिए प्रमुख योजनाएं जो है स्कीम्स कौन कौन सी हैं। दिशा है वो अर्ली इंटरवेंशन, विकास है, समर्थ है, घरौंदा है, निर्मया है, प्रेरणा है, सहयोगी है। तो ये दोस्तों किस किस से संबंधित है ये भी आप लोगों को याद रखनी है। और ये जो योजनाएं हैं ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत आती है। कौन कौन सी? दिशा, विकास, समर्थ, घरौंदा, निर्मया, प्रेरणा, सहयोगी। अब शायद क्वेश्चन जो आया हुआ है, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ वो घरौंदा से रिलेटेड आया हुआ था। तो घरौंदा जो है ग्रुप होम के लिए कार्य करती है। इसकी जो योजनाएं हैं वो निकाली गई है। अर्ली इंटरवेंशन जो शीघ्र हस्तक्षेप होता है, किसी बच्चे का हम पता लगाते हैं कि इसको दिव्यांगता है या नहीं, तो वो कैसे पता लगाए, तो वो शीघ्र हस्तक्षेप। तो ये आपके सिलेबस में भी है ये टॉपिक शीघ्र हस्तक्षेप वाला, वो भी मैं किसी दिन एक वीडियो में थ्योरी उसकी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। विकास की यदि हम बात करते हैं तो यह है डे केयर से रिलेटेड, और उसके अलावा घरौंदा है ग्रुप होम, और निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आप याद रखना। उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक्ट है वो 1999 में पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 2000 में। संबंधित दिव्यांगता कितनी आती है? 4 कैटेगरीज जो है दिव्यांगता की हमें इसमें देखने को मिलती है। गार्जियनशिप की बात करें तो गार्जियनशिप के लिए मैंने बताया था LLC जो है गार्जियनशिप के लिए मीटिंग नियुक्त करती है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में विशेष प्रावधान जो है, और यदि हम बात करें कि यह कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है तो यह आता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर है? आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? फिर बोल रही हूँ एक बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस देखिए, फिर अगले एक्ट पे जो है हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ा है ना उसी में से कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए साथ के साथ क्वेश्चन भी करवा रही हूँ आप लोगों को। और वैसे आप लोगों को पता हो तो थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे, तो पॉइंट वाइज कैसे लिखने हैं जिससे आप बेस्ट लिख सको, आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो उस हिसाब से भी मैंने जो आप लोगों को अभी ये पीछे थ्योरी कराई ना, तो इस हिसाब से आप पॉइंट बना के, यदि आपको पूछा जाता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में फुल डिटेल्स, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर वॉज द नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास्ड? तो आप लोगों को पता है पारित किया गया 1999 में, और लागू की बात करें तो वो हुआ 2000 में। अगला प्रश्न है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट किन दिव्यांगताओं से संबंधित है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट इज रिलेटेड टू विच डिसेबिलिटीज? किन दिव्यांगताओं से जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट संबंधित है? तो मैंने बताया था कि जो 4 डिसेबिलिटीज़ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। यदि हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी,
तो ये जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसमें नहीं बता रखा। सेकंड है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये भी नहीं बता रखा। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवणबाधिता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी गामक अक्षमता। फोर्थ ऑप्शन है ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी। तो हाँ, जो 4 डिसेबिलिटीज़ है उसमें आंसर उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिसका न्यू नाम आप याद रखना आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये चारों जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर देख लेना, इन चारों के नाम अच्छे से याद कर लेना। अगला देखिए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसकी हमने अभी बात की जस्ट। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं डायरेक्ट, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखिए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की यदि हम बात करें, मैंने दोहरा के आप लोगों को यह क्वेश्चन जो है 2-3 बार बताया था। जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्ट इज, तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है दोस्तों गार्जियनशिप प्रोविज़न, यानी एलएलसी के तहत जो बच्चे दिव्यांग हैं, खुद डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनके लिए एक गार्जियन नियुक्त किया जाता है। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखिए, लीगल गार्जियन की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो वो करता है लोकल लेवल कम्यूट एलएलसी। हु अपॉइंट्स द लीगल गार्जियन अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट? लोकल कम्यूट लेवल एलएलसी। अगला प्रश्न, लोकल लेवल कम्यूट एलएलसी का अध्यक्ष जो है दोस्तों वो कौन होता है? तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एलएलसी? चेयरपर्सन की यदि हम बात करें, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में नहीं बताया था, ये पर्सन आप लोग याद रखना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। क्लियर आप लोगों को? यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर देना। आगे देखिए, निर्माया योजना किससे संबंधित है? तो मैंने आप लोगों को अभी जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत जो स्कीम्स आती हैं उसमें बताया था कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि निर्माया योजना किससे संबंधित है? निर्माया स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं में आती हैं। आगे देखिए, घरौंदा योजना किसके लिए है? घरौंदा स्कीम इज फॉर, ये मैंने आप लोगों को बताया था, स्पेशली याद रखना ग्रुप होम और रेजिडेंशियल फैकल्टी के लिए जो है घरौंदा योजना कार्य करती है। अगला प्रश्न, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब लागू हुआ? व्हेन डिड द नेशनल ट्रस्ट एक्ट कम इनटू फोर्स? तो आप लोगों को पता है पारित हुआ 1999 में, जबकि लागू हुआ 2000 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को लगता है हमें आते हैं 1999, तो ये आप लोगों को याद रखने होते हैं कि लागू कब हुआ, पारित कब हुआ। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हैं जिनकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इनका आप ध्यान रखना। आगे देखिए, नेशनल ट्रस्ट एक संस्था है। नेशनल ट्रस्ट इज ए बॉडी, तो जो नेशनल ट्रस्ट है वो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये कैसी संस्था है? ये एक वैधानिक प्रकार की जो संस्था है उसके अंतर्गत आती है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता है एनटीए कंप्लीट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी जो थ्योरी है वो शॉर्ट में मैंने पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यदि एग्जाम में भी आप इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यदि आप लोग वैसे थ्योरी की बात करें नॉर्मल, तो इनकी थ्योरी बहुत लंबी है।
लेकिन आप लोगों को क्या है, एग्ज़ाम के लिए मेन जो पॉइंट्स है वो हम लोगों को निकालने होते हैं। तो जो PDF है उसे बनाने में भी मुझे टाइम लगता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने में। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। क्या पता आप लोग देख तो लेते हैं, शायद लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को याद दिला दूँ। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, क्लास एंड तक बने रहना। अब हम बात करेंगे PWD की। PWD की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो यह एक्ट PWD फुल फॉर्म 1995 एक्ट। PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। आप लोगों को लगता है कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो यही है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, लेकिन मैं आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है आज दूर कर दूंगी। यदि इसकी फुल फॉर्म पूरा नाम यदि पर्टिकुलरली बात करें तो वो ये नहीं होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए आगे इसके पूरे नाम की यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम है दोस्तों, फुल नेम है द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। हिंदी में यदि बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर को यही लगता है कि इसकी फुल फॉर्म है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ऐसा नहीं है, इसकी फुल फॉर्म पूरी ये है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या किसी को ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। दिव्यांग व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। इंग्लिश में ज़्यादातर फुल फॉर्म्स अच्छे से याद होती है, तो इंग्लिश में एक बार और देख लें। द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ठीक है, इसको एकदम सही से याद कर लेना यदि इसकी फुल फॉर्म का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर है कि PWD एक्ट क्या है। व्हाट इज PWD एक्ट 1995। यह भारत का पहला प्रमुख कानून था जो दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर अधिकार की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी जो देने के लिए बनाया गया था। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए मैंने सोचा बाइलिंगुअल क्लास चलाती हूँ। दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट comprehensive laws to ensure equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण तथ्य यदि इसकी हम बात करें तो यह अधिनियम जो है दोस्तों पारित हुआ 1995। लागू की यदि हम बात करें वही सेम NTA वाला पारित कब हुआ, 1999 में, लेकिन लागू की बात की तो 2000। वैसे ही सेम ये है, लागू कब हुआ, 1996 में। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अधिकार आधारित कानून की शुरुआत वही। आगे देखिए PWD मैंने आप लोगों को बताया कि जो NTA है, एक बार फिर से रिवाइज करिए आप लोग अच्छे से याद करने के लिए या तो कमेंट कर दिया करो पूरी क्लास लेने के बाद में, या लिख के याद कर लिया करो कि NTA के अंतर्गत 4 डिसेबिलिटीज़ आती हैं, उनको कमेंट में लिखना कि उनके नाम क्या है, कौन कौन सी आती है। फिर जैसे अभी PWD देखेंगे तो उसके अंतर्गत कौन सी जो 7 डिसेबिलिटीज़ हैं कौन कौन सी आती हैं, उनके नाम लिख देना। फिर आगे मैं भी बात करूंगी RPWD एक्ट की, तो उसके अंतर्गत आती हैं 21 डिसेबिलिटीज़, तो वो कौन कौन सी आती हैं। इससे क्या होगा, आप लोग ऐसे बार बार लिखोगे या आप अपनी नोटबुक में भी लिख के याद कर सकते हो, तो इससे आपको अच्छे से जो है याद हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए
7 डिसेबिलिटीज जो है दिव्यांगताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक जो है अंधता, ब्लाइंडनेस, आप लोगों को पता है ये एनटीए के अंतर्गत नहीं थी। लो विजन, कम दृष्टि, ये भी एनटीए के अंतर्गत नहीं थी। कुष्ठ रोग से मुक्त, फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिशील दिव्यांगता, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, मेंटल इलनेस, मानसिक रोग। ये है टोटल, जिनमें से जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है वो एनटीए के अंतर्गत भी उसको डिसेबिलिटीज़ में काउंट किया गया है, जो 4 डिसेबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता और मेंटल इलनेस अलग अलग है या एक है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये अलग अलग है। डिफरेंस क्या है, यदि हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो मानसिक रोग जो है, मेंटल इलनेस, वो एक प्रकार की बीमारी है, उसको जो है हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, बौद्धिक दिव्यांगता हैं, वो होता है कि हमारा जो दिमाग है उसके आईक्यू से रिलेटेड, कि उसमें बच्चे का आईक्यू कम होता है, वो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। आगे देखिए, PWD एक्ट 1995 के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या है। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, भेदभाव समाप्त करना, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास जो हैं इसके मुख्य कार्य हैं, उद्देश्य हैं, सॉरी। फिर आगे देखिए, शिक्षा से जुड़े प्रावधान जो हैं PWD एक्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। फ्री एजुकेशन जो दिव्यांग व्यक्तियों बच्चों के लिए हैं वो 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। स्पेशल स्कूल प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल स्कूल तो जिनमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे जो है स्टडी करते हैं। इंक्लूसिव स्कूल्स जो एजुकेशन मिलती है वहाँ पे है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको साथ में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा स्कॉलरशिप और टीचर ट्रेनिंग। आगे रिजर्वेशन की यदि हम बात करें PWD एक्ट के अंतर्गत तो 3% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट जॉब में जो है PWD एक्ट के अंतर्गत आते हैं जो इन 7 डिसेबिलिटीज़ में, उनको 3% रिजर्वेशन जो है दिया गया है। वो रिजर्वेशन किस प्रकार से है तो वो है 1% ब्लाइंडनेस, लो विजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट भर्तियां निकालती हैं उनमें लिखा होता है, अलग से सीटें होती हैं, जो 3% रिजर्वेशन है उसके हिसाब से डिवाइड करके कि जो VI, HI, ID ऐसे, तो वो इन्हीं की होती है PWD एक्ट के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है उसी के हिसाब से। ब्लाइंडनेस और लो विजन जो कम दृष्टि और दृष्टिबाधिता है उनके लिए 1% रिजर्वेशन है। यदि हम बात करें हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता तो उसके लिए भी 1% रिजर्वेशन है। यदि हम बात करें लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जो हमारी गामा का क्षमता है उसके लिए भी 1% रिजर्वेशन है। आगे देखिए, PWD एक्ट 1995 की जगह किसने ली। आप लोगों को पता हो तो जो RPWD एक्ट 2016 में आया था उसको जो है PWD एक्ट है उसकी जगह अपडेट किया गया था। आप ये मान लीजिए उसकी जगह रिप्लेस किया गया है। तो किसने ली, RPWD एक्ट ने। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, डिसेबिलिटीज बढ़कर कितनी हो गई, 7 से 21 हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि जो डिसेबिलिटीज है PWD एक्ट से RPWD एक्ट में बढ़कर कितनी हो गई, तो वो हो गई 7 से 21। आगे देखिए, एग्जाम के लिए जो है क्विक रिवीजन जो अभी मैंने PWD एक्ट में आप लोगों को पढ़ाया है वो देखिए। 1 लाइनर, PWD एक्ट
जो है 1995 में आया और 1996 में जो है ये लागू हुआ। इसके अंतर्गत डिसेबिलिटीज़ की बात करें, दिव्यांगताओं की, तो वो 7 है। रिजर्वेशन यानी आरक्षण की यदि हम बात करें डिसेबल्ड पर्सन को, तो वो 3% का इसमें है। और इसकी जगह किसने ली, कौन से एक्ट ने रिप्लेस्ड बाय, तो RPWD एक्ट 2016 ने। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस देखिए अभी किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं इस एक्ट में। PWD का फुल फॉर्म क्या है? यदि क्वेश्चन और ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं तो वही नॉर्मल वाली आपको लिखनी है जो आप लोगों ने याद कर रखी है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, वरना तो जो मैंने बताई थी आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाली वही लिखनी है जो फुल फॉर्म है रियल में। उसके बाद में हम बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूछिए तो वो आप लोग ये देखें, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये आप लोग जरूर से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1995 किस वर्ष लागू हुआ जो PWD एक्ट है? तो जो पारित हुआ वो तो 1995 में हुआ और जो लागू हुआ वो हुआ 1996 में। अगला प्रश्न, PWD एक्ट 1996 के अंतर्गत टोटल कितनी डिसेबिलिटीज़ आती हैं? हाउ मैनी डिसेबिलिटीज़ वर इंक्लूडेड अंडर PWD एक्ट 1995? तो 7 डिसेबिलिटीज़ जो है दोस्तों इसके अंतर्गत आती हैं। आप लोगों को यदि याद हो गई हो तो आप कमेंट ज़रूर करना कि कौन कौन सी हैं, और NTA के अंतर्गत कितनी आती है वो भी आप लोग कमेंट में लिखना कितनी आती हैं, और कौन कौन सी है नाम भी याद हो तो वो लिखना। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दिव्यांगता PWD एक्ट 1995 में शामिल थी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी वाज इंक्लूडेड इन PWD एक्ट 1995? ऑटिज्म। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सी डिसेबिलिटी है जो 1995 PWD एक्ट में शामिल थी। ऑटिज्म की बात करें, ये NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आती है जबकि PWD में नहीं आती। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ये आप लोगों को RPWD एक्ट में देखने को मिलेगी आगे, ये NTA और PWD दोनों में नहीं आती। कुष्ठ रोग की यदि हम बात करें तो ये PWD और RPWD दोनों में देखने को मिलेगी, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थैलेसीमिया है वो भी आप लोगों को RPWD एक्ट है उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण कितना था? 1995 वाले एक्ट PWD में जो है रोजगार में जो आरक्षण है रिजर्वेशन वो कितना था? तो मैंने आप लोगों को बताया 3% रिजर्वेशन जो है PWD एक्ट के अंतर्गत आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए वर्तमान में RPWD एक्ट है। वैसे तो मैं भी क्लास में आप लोग बने रहिए एंड तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्लास है रहने वाली है, आपका बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो 3% है वो आरक्षण RPWD एक्ट में 4% कर दिया गया है। अगला प्रश्न, PWD एक्ट 1995 के अनुसार शिक्षा निःशुल्क किस आयु तक थी? फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाएगी PWD एक्ट के अनुसार थी किस एज तक थी? तो वो मैंने बताया अभी थ्योरी में आप लोगों को 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत मेंटल रिटार्डेशन का अर्थ है। मेंटल रिटार्डेशन का न्यून नाम क्या है? मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी बता रही हूँ, आप लोग कमेंट करना और फुल फॉर्म भी उसकी कमेंट में लिखना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया, फिर भी आप लोग कमेंट करना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता।
अगला देखिए, PWD एक्ट 1995 जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है। PWD एक्ट 1995 केम अंडर विच मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया। PWD एक्ट 1995 वाज रिप्लेस बाई विच एक्ट, किस अधिनियम ने इसकी जगह ली, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, RPWD एक्ट 2016 ने। आगे देखिए, टिप्स हैं इसके एग्जाम के हिसाब से देख लीजिए आप। PWD एक्ट है 7 दिव्यांगताएं, 3% आरक्षण का प्रावधान। फिर अगला है RPWD एक्ट की फुल फॉर्म है वो क्या है। इसकी यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार जो है, इसकी फुल फॉर्म है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट। नेक्स्ट पर्सन देखिए, RPWD एक्ट 2016 का पूरा नाम जो है क्या है, तो इसका पूरा नाम है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा टाइप नहीं हुआ शायद। इसका भी जो पूरा नाम है वो राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एक बार मैं आप लोगों को ये देख के बताऊंगी कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाला है वो 2016 में भी ऐड है या सिर्फ PWD में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPWD एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, इन विच ईयर वॉज RPWD एक्ट एनेक्टेड, तो ये जो है 2016 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, 2016 के अंतर्गत कुल दिव्यांगताएं जो है कितनी आती है, 21 है। इसकी जो है पहले क्वेश्चंस आ गए हैं, इसकी थ्योरी जो है कि 21 डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है, किसके अंतर्गत आती है, वो भी मैं भी वीडियो के लास्ट में करवाऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक देखना। अगला, RPWD एक्ट 2016 किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जो है आधारित है। RPWD एक्ट 2016 इज बेस्ड ऑन विच इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो ये जो दोस्तों आधारित है ये पीछे लिखा हुआ भी आया, नहीं पीछे नहीं, आगे आएगा शायद, UNCRPD, क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने करवाई नहीं ना, पहले क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। भले ही दोस्तों आज की क्लास है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एकदम वर्थ इट है, ठीक है, पूरी जरूर देखना। अगला प्रश्न, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दिव्यांगता, यदि किसी व्यक्ति को जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में मैंने बोला कि इनके लिए इतना % रिजर्वेशन है इतना, तो वो डिसेबिलिटी काउंट कितने % पे होती है, यदि किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी है तो ही वो व्यक्ति रिजर्वेशन में आएगा और उसको डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि 40% से कम डिसेबिलिटी है किसी भी प्रकार की, तो वो जो है गवर्नमेंट डिसेबिलिटी में उसे काउंट नहीं करती है, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है दोस्तों कितना है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स अंडर RPWD एक्ट 2016, तो मैंने आप लोगों को बताया PWD में यह 3% था, लेकिन RPWD एक्ट में रिजर्वेशन बढ़ के 4% कर दिया गया है। नेक्स्ट, RPWD के अनुसार रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशन का जो है क्या अर्थ है, रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशन मीन्स, तो इसका अर्थ है नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन विदाउट
अनड्यू बर्डन। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। आगे देखिए, RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है जो बनता है, मैंने बताया था अभी 40% जिस व्यक्ति की डिसेबिलिटी होती है उससे, तो वो पत्र है वो किससे जुड़ा है, तो वो जुड़ा है दोस्तों UDID। यदि इसकी फुल फॉर्म पूछे तो यूनिक डिसेबिलिटी ID। ठीक है, आगे देखिए, RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत कौन सा अधिकार जो है शामिल है, विच राइट इज इंक्लूडेड अंडर RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत, तो ये है राइट्स बेस्ड अप्रोच, जो अधिकारों से संबंधित है वो अधिकार शामिल है। RPWD एक्ट 2016 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित जो है रिप्लेस किया है, तो ये पहले भी आ चुका है, PWD एक्ट 1995 को जो है इसने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, एग्जाम के हिसाब से जो RPWD के जो पॉइंट है 2016 में ये पारित हुआ, 21 डिसेबिलिटीज आती हैं। जॉब रिजर्वेशन की बात करें तो 4% है। एजुकेशनल रिजर्वेशन ये अलग है, ये अलग से याद रखना, ये 5% है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी के अंतर्गत कोई व्यक्ति आता है तो मिनिमम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। अभी देखते हैं इसकी थ्योरी। RPWD एक्ट के अंतर्गत जो 21 डिसेबिलिटीज आती हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, उनको भी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है। जैसे शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित कितने डिसेबिलिटीज है जो RPWD एक्ट के अंतर्गत आती है 21 में से। ठीक है, शारीरिक दिव्यांगता, फिजिकल डिसेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस हो गई दोस्तों एक, तो अंधता यानी पूर्ण दृष्टि बाधिता, उसके बाद में लो विजन कम दृष्टि, कुष्ठ रोग लेपर्सी, कर्ड यानी कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग जो श्रवण बाधिता है जो दोस्तों वो हो गई। शारीरिक दिव्यांगता की हम बात करते हैं तो गतिशील दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या गामक अक्षमता, वो बोनापन जो है दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, बोनापन है वो भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने % व्यक्ति की जो हाइट है उससे कम हाइट का व्यक्ति जो है बोनापन डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट जरूर करना। बोनापन, ड्वार्फिज्म और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाक एवं भाषा बाधिता, ये जो है ये आती हैं आपकी शारीरिक दिव्यांगता है उसके अंतर्गत। यदि हम बात करें बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, एक बार फिर से देखिए सर दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता। आप लोग सोचोगे ये 2 बार क्यों लिख रखा है, तो वो थी शारीरिक, ये है बौद्धिक दिव्यांगता, ये मेन पॉइंट है, और ये इसके अंतर्गत जो डिसेबिलिटीज आती हैं वो अलग से हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम कठिनाई, SLD जिसकी फुल फॉर्म है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम कठिनाई यानी पढ़ने लिखने से रिलेटेड जो होती है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फ्रेजिया, अफेजिया, वो सब आती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, AST की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, AST की जो है फुल फॉर्म है ऑटिज्म वाले बच्चे जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वेलिन बच्चे, जो अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं, वो एक डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मेंटल बिहेवियर, मानसिक व्यवहार की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है मेंटल इलनेस वाली डिसेबिलिटी यानी मानसिक रोग। फोर्थ है डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस,
तंत्रिका संबंधी जो दिव्यांगता है वो कौन कौन सी है इन 21 डिसेबिलिटीज़ में? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके अलावा पार्किंस डिजीज रोग, सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क के पक्षाघात, और जो मिर्गी है वो दोस्तों इसमें आती है तंत्रिका संबंधी दिव्यांगता में। ये आप लोगों को वर्गीकरण जो है कैटेगरी वाइज याद रखना पड़ेगा कि कौन सी में कौन सी डिसेबिलिटी है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। यदि आप लोगों को इतना याद नहीं रहता, एक बारी आप लोग नज़र में से निकाल लेना। उसके अलावा जो 21 डिसेबिलिटीज़ है वो तो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि एनटीए में कौन सी है, पीडब्ल्यूडी में कौन सी है और आरपीडब्ल्यूडी में कौन सी है। आगे देखिए, रक्त विकार ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। जो है सिकल सेल डिजीज रोग वो आते हैं रक्त विकार में। ये 21 डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आगे देखिए, एक से अधिक जो दिव्यांगता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, उनमें कौन कौन सी काउंट होती है? तो एक तो हो गई मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जिसका नाम ही है बहुविकलांगता, जिसमें एक से अधिक होती हैं। एसिड अटैक विक्टिम की यदि बात करें, आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि कोई एसिड अटैक पीड़ित है जिस पे एसिड से हमला किया गया है तो वो भी 21 डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत अभी गवर्नमेंट ने ऐड किया है। उसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ये हो गई टोटल 21 डिसेबिलिटीज़। क्वेश्चंस और देखिए इनके, आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अंतर्गत कितनी दिव्यांगताएं मान्य है? 21, ये शायद बता दिए, फिर भी देख लीजिए एक बार। फिर है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक दिव्यांगता है? मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज बताई थी आप लोगों को कि बौद्धिक दिव्यांगता कौन कौन सी है। थैलेसीमिया रक्त विकार में आया था, श्रवण बाधिता वो शारीरिक विकार में आती है। बौद्धिक दिव्यांगता की यदि हम बात करें तो वो विशिष्ट अधिगम कठिनाई आती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी SLD। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। निम्न में से रक्त विकार है, कौन सा रक्त विकार है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रक्त विकार है मैंने अभी बताया है, हीमोफीलिया जो एक प्रकार का रक्त विकार है। हीमोफीलिया 2 टाइप्स का होता है। हीमोफीलिया AB जो इंग्लैंड की महारानी थी उससे रिलेटेड ये डिजीज़ है, उनके वंश से रिलेटेड भी इस डिजीज़ को माना जाता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो देखना इसके बारे में भी। सेरेब्रल पाल्सी किस श्रेणी में आती है? सेरेब्रल पाल्सी कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो ये आती है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सेरेब्रल पाल्सी यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी जो है डिवाइड होती है 3 या 4 भागों में, 3 भागों में, और फिर उनमें भी जो है अलग अलग टाइप्स इनके आते हैं। जो क्लास है मैं इनकी लेके आऊँगी। इनके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, जैसे सिलेबस है टीयर सेकंड का, तो आप लोगों को एक बात क्लियर करनी है कि यदि कोई बच्चा जिसने डीएड या बीएड आईडी से कर रखी है, किसी ने वीआई से, किसी ने एचआई से, तो आप सिलेबस को गौर से देखना। उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चा जिस कैटेगरी से है उसी के अनुसार आप लोगों को वो टॉपिक है वो पढ़ने हैं। बाकी जो मैं ये कंटेंट लेके आ रही हूँ ये सभी के लिए जो है इक्वल है। उसके अलावा जैसे जो शीघ्र हस्तक्षेप वाला टॉपिक हो गया या शिक्षा से रिलेटेड हो गया, तो जैसे ब्लाइंड बच्चों का है तो उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षा में सामग्री है वो अलग चाहिए होती है, आप लोगों को पता है। एचआई वालों की सामग्री जो है अलग होती है, तो आईडी वालों की अलग होती है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो पॉइंट्स आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप जिस कैटेगरी से आप लोगों ने स्पेशल डीएलएड या बीएड कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये नहीं कि आपका दोस्त वीआई से है, आप एचआई से हैं, दोनों सेम पढ़ रहे हैं, टॉपिक सेम हो गए
लेकिन उनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट नोट करना है, याद रखना, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना। कहीं ये नहीं हो कि आप हो HI से हो और फट VI का लिया। आगे क्वेश्चन देखिए, एसिड अटैक विक्टिम को RPWD एक्ट 2016 में किस रूप में माना गया है? तो वो मैंने बताया डिसेबिलिटी, दिव्यांगता में इसको भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक दिव्यांगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल डिसेबिलिटी? तो जो लोकोमोटर गामक अक्षमता डिसेबिलिटी है, गतिशील अक्षमता है, वो शारीरिक दिव्यांगता में ऐड है। मेंटल इलनेस वाली तो मानसिक के अंतर्गत आती है। SLD वाली जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनके अंतर्गत आती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज का अर्थ क्या होता है? मोर देन वन डिसेबिलिटी इन ए पर्सन, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुविकलांगता का अर्थ जो है वो है कि किसी व्यक्ति में एक से अधिक डिसेबिलिटी होना, दिव्यांगता होना, HI+VI, VI+ID ऐसे। नेक्स्ट, RPWD एक्ट 2016 किस दृष्टिकोण पर आधारित है? RPWD एक्ट 2016 बेस्ड विच अप्रोच? तो ये है ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से आके देख लेना। RPWD एक्ट 2016 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? ये भी हो गया पहले, 1995 PWD। आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास जो है, जितनी भी मैंने क्लास ली, हालांकि इतनी ली नहीं है अभी, लेकिन ली, उनके मुकाबले ये वाली क्लास है वो लॉन्ग वीडियो ज़्यादा इसका रहने वाला है। लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ के ये नहीं लगेगा कि मैंने अपना टाइम ख़राब किया, ये क्लास क्यों ली। और अच्छी लगी वो क्लास, प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आप लोग चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज थ्योरी, ये मैंने आप लोगों को पहले ये जो RPWD जो एक्ट्स हैं या इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों का बेसिक जो है वो मजबूत करने के लिए पहले ये क्लासेस लेके आई हूँ। बाकी थ्योरेटिकल क्लास और MCQs की मैराथन क्लास भी मैं आगे लेके आऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती की क्लास अच्छी नहीं लगी फिर भी लाइक कर रही हूँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। और एंड तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और जिन बच्चों को होता है कि नहीं हम तो इतनी लंबी क्लास नहीं देखेंगे, तो आप लोग आसानी से समझ में आ जाता है। स्पीड जो है बढ़ाने का ऑप्शन है, आप लोगों को पता है यूट्यूब पे, स्पीड को 2 गुना करो, 1.5 गुना करो, जितने में आपको समझ में आए। और जल्दी से आप लोग अभी टाइम वेस्ट करोगे कि जिन लोगों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो कई लोग हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर लास्ट में एंड में मत बोलना कि हमने तो इतने दिन पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की। तो अभी से स्टडी स्टार्ट करिए। धन्यवाद आप लोगों का क्लास देखने। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय एवरीवन।